हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्लास के अंदर हिस्ट्री शुरू कर रखी है हमने टैगोर कोचिंग सेंटर बारडा के अंदर, और सीईटी के लिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं, यानी कि हमारी हिस्ट्री जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हमने क्या है कि आधुनिक काल को या आधुनिक इतिहास को क्लास के अंदर शुरू कर रखा है, और मध्यकालीन जो इतिहास है वो हम इस यानी कि यूट्यूब के माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं अभी। अब यूट्यूब इसके अंदर है ना, इस वीडियो के अंदर हमने मध्यकालीन इतिहास का एक वंश कंप्लीट कर लिया था, गुलाम वंश को। एक बार देखिए, यानी कि ये जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत के अंदर है ना दो शासन काल आते हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत और दूसरा कौन सा है, मुगल काल। हम इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिए भाई, ताकि वीडियो को क्या है शुरू कर सकें। एक बार थोड़ा सा पीछे का हम रिवाइज कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस मध्यकालीन इतिहास के अंदर क्या है कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर दो शासन सत्ताएं बैठी हैं। एक तो कौन सा आता है इसमें, एक तो है सल्तनत, दिल्ली सल्तनत भी बोल सकते हैं भाई इसको, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत। और दूसरा आता है कौन सा, मुगल काल, मुगल काल। अब इसके जो दिल्ली सल्तनत ये है ना मध्यकालीन इतिहास, इसमें विदेशी भी आक्रमण हुए थे। तीन व्यक्ति आते हैं, एक तो कौन था, सबसे पहले आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, इसके बाद कौन आए थे, महमूद गजनी आए थे, और इसके बाद लास्ट में कौन आया था, मोहम्मद गोरी आया था। मोहम्मद गोरी के साथ में एक गुलाम भारत आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, हमारे भारत के अंदर एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम रखा था गुलाम वंश। और जो गद्दी पर बैठते थे ना, वो सारे किसकी उपाधि धारण करके, सल्तनत की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठते थे भाई। अब उन्हीं यानी कि ऐबक ने ही क्या शुरू किया था, दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था। कहां पर, दिल्ली की गद्दी पर या उत्तर भारत के अंदर। अब ये जो दिल्ली सल्तनत है ना, इस दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने वंश आते हैं भाई, 5 वंश हैं। 5 वंश कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसके अंदर आता है कौन सा, गुलाम वंश, गुलाम वंश। फिर दूसरे नंबर पर आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश। और तीसरे नंबर पर है भाई तुगलक वंश, तुगलक वंश। अगला आता है सैयद वंश, सैयद वंश। और लास्ट आता है कौन सा, लोदी वंश, लोदी वंश। तो इस दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने कौन सा पढ़ लिया, गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ये सारी वीडियो पीछे जा करके उनको एक बार देखें, वो पेपर की दृष्टि से आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा देखिए, गुलाम वंश है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश है, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है भाई, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश है, सैयद वंश के संस्थापक कौन आते हैं, खिज खां। और लोदी वंश है, इसका संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। ये ध्यान रखना। आज हम जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे कौन भाई, तो ये खिलजी वंश, ठीक है। कौन सा वंश पढ़ेंगे, खिलजी। अब गुलाम वंश है, ये 1206 से लेकर के और कहां तक था, 1290 ईस्वी तक था, ठीक है। अब खिलजी वंश है, खिलजी वंश कहां से शुरू होगा, 1290 ईस्वी से लेकर के और कहां तक, 1320 ईस्वी तक रहेगा। 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर जो शासन किया था वो कौन थे, खिलजी वंश के शासक थे। और इसकी स्थापना करने वाला या सबसे पहले खिलजी वंश में गद्दी पर बैठने वाला कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, ठीक है। अब देखिए, ये जो खिलजी वंश है इसमें इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहाँ से आया था, ऐसा कोई भगवान तो था नहीं भी, ऊपर से उतर के आ गया और अपने वंश की क्या कर दी, इसने स्थापना कर दी। कौन था ये खिलजी, ये जो खिलजी है जलालुद्दीन खिलजी, कहाँ से आया था, किसका गुलाम था, या फिर ये यानी कि गुलाम वंश के अंदर अगर किसी भी पद पर था तो कौन से शासनकाल के अंदर ये पद पर था। तो ये सारी बातें इसके अंदर इस वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भाई। अब देखिए खिलजी वंश,
खिलजी वंश। टाइम पीरियड की बात करें तो कब, 1290 से कब तक का टाइम आता है, 1320। ठीक है, 1290 से 1320 ईस्वी। अब इसकी स्थापना की थी, स्थापना करने वाला संस्थापक कौन था, तो संस्थापक है इसका कौन भाई, संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, 1290 में क्या है, ये गद्दी पर बैठा और 1290 से इसने सिर्फ कितने साल, 6 साल तक शासन किया था। 1290 से कब तक, 1296 तक क्या है इसने शासन किया था। अब देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं गुलाम वंश के अंदर। गुलाम वंश में है ना, यानी कि सबसे शक्तिशाली शासक आता है कौन है, ये इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन था। बलबन के शासन काल तक ये जो गुलाम वंश था शक्तिशाली वंश के रूप में रहे भाई। लेकिन इसके बाद क्या है कि जो गुलाम वंश था धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, कमजोर होना शुरू हो गया था। अब जो बलबन था ना, बलबन का क्या है कि बलबन की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी बना कौन, इसका बेटा, और इसके बेटे का नाम क्या था, केकुबाद। ठीक है, क्या था, केकुबाद था। और केकुबाद के दरबार में क्या है, कौन रहता था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ठीक है, कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। केकुबाद ने क्या है, इसको एक पद दे रखा था। ठीक है, कौन सा पद दे रखा था, केकुबाद ने इसको दे रखा था आरिज ए मालिक, आरिज ए मुमालिक। इस पद के ऊपर क्या है ये, यानी कि बैठा हुआ था कौन, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब ये यानी कि दरबार के अंदर या शासन सत्ता के अंदर सर्वोच्च पद माना जाता है कौन सा, आरूज ए मुमालिक। अब इस कारण से क्या है कि इसको ये पद दे दिया ना, इस कारण से क्या हो गया, यानी कि जो भी तुर्की के जो सरदार थे या तुर्की के जो भी मुस्लिम जो लोग थे ना, वो सारे क्या हो गए, वो सारे इसके असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे भाई, इसके केकुबाद के कारण से भी और किसके कारण से, फिरोज खिलजी के कारण से भी, कि भाई आपने केकुबाद को बोलना शुरू कर दिया कि आपने इसको ये पद क्यों दे दिया। ये पद है ना उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि यानी कि शुद्ध तुर्क हो। ठीक है, शुद्ध तुर्क का मतलब क्या है, यानी कि वो मतलब मिश्रित ना होना चाहिए, मिश्रित जाति से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी कि एकदम से क्या है कि तुर्की ही होना चाहिए, मुस्लिम तुर्की होना चाहिए। लेकिन ये क्या माना जाता है, ये मिश्रित तुर्की माना जाता है, कुलीन वर्ग का नहीं माना जाता है। इस कारण से क्या हो गया, यानी कि सारे तुर्की के सरदार थे वो सारे इससे असंतुष्ट थे, किससे, फिरोज खिलजी से। अब इसका लेकिन फिरोज खिलजी के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता था, भरोसेमंद था किसका, केकुबाद का। केकुबाद का विश्वसनीय व्यक्ति था कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब क्या है कि जैसे ही ये क्या हो गया, केकुबाद की मृत्यु हो गई ना, मरने के बाद क्या है, गद्दी पर इसका उत्तराधिकारी बैठा और इसका उत्तराधिकारी कौन आया भाई, क्यूमर्स आए। ठीक है, क्यूमर्स क्या है कि 4 साल का ही बच्चा था, यानी कि छोटा बालक था जिस टाइम पर केकुबाद की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी उस टाइम पर। अब क्यूमर्स क्या है कि क्यूमर्स के गद्दी पर बैठते ही सारा कार्यभार किसको सौंप दिया गया, किसके हाथों में आ गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथों में आ गया। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथों में आने के बाद में क्या हुआ कि इसके टाइम में क्या है कि यानी कि जो दिल्ली की गद्दी थी ना, इसके अंदर क्या हो गया भाई, गुलाम वंश के अंदर यानी कि 2 गुट बट गए थे, 2 गुट बन गए। 2 गुट कौन कौन से बन गए, एक गुट का तो यानी कि प्रतिनिधि कौन बना, 2 गुटों में बट गया ये दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और इसमें से एक गुट का तो प्रतिनिधि बन गए कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन दूसरी का है ना, दूसरा जो गुट था उसका प्रतिनिधि कौन बना, एक तुर्की का ही सरदार था, एक तुर्क सरदार बना भाई। और ये तुर्क सरदार कौन थे, अमीर थे। अमीर तुर्क सरदार क्या है, इसका क्या बना था, यानी कि प्रतिनिधि बना था। लेकिन दोनों में क्या है कि कूटनीति के क्या होते थे, मतलब विरोध वगैरह होते थे या फिर आपस में संघर्ष होना शुरू हो गए थे, दोनों गुटों के अंदर शुरू हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब
लेकिन इन गुटों के अंदर फिर संघर्ष के बाद जीत किसकी हुई, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जीत हो गई। अब जीत होने के बाद में क्या है, यानी कि इसकी शासन सत्ता का सारा कार्यभार किसके हाथों में आ गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथों में आ गया। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथ में जैसे ही ये शासन सत्ता आ गई तो इसने क्या कर दिया, यानी कि इस अनुकूलता का फायदा उठाया और फायदा उठा करके इसको क्या है, गद्दी से हटा दिया और खुद अपने क्या है कि गद्दी पर बैठ गया। और गद्दी पर बैठ करके इसने क्या कर दिया, अपने वंश की स्थापना कर दी, राजा बन गया। और कौन सा वंश शुरू कर दिया इसने, खिलजी वंश की क्या है स्थापना कर दी। अब एक बात और आती है भाई, ये तो यानी कि यहाँ से पता चला है कि ये गुलाम वंश के अंदर किसी के पद पर था और उससे क्या है ये गद्दी पर आया है। अब एक बात और आती है कि जो खिलजी है ना, ये खिलजी कहाँ से आए थे, कहाँ के यानी कि वंशज माने जाते हैं, किस जगह से ये भारत के अंदर आए या फिर कहाँ के सरदार या कहाँ के मुस्लिम शासक माने जाते हैं। तो खिलजी है ना, खिलजी के बारे में काफ़ी इतिहासकारों के अंदर क्या है कि मतभेद पाया जाता है। कुछ इतिहासकार तो क्या कहते हैं कि ये है ना कहाँ के थे, ये तुर्की के ही थे भाई, ठीक है, तुर्की के ही क्या माने जाते हैं, ये मुस्लिम माने जाते हैं, यानी कि तुर्की के मुस्लिम या तुर्किस्तान के ही मुस्लिम माने जाते हैं। बताया जाता है कि तुर्की के अंदर जो 64 जातियां थी ना, उन 64 जातियों में से एक जाति कौन सी थी, खिलजी थी। और वहां से ये आए और फिर इन्होंने क्या है यहाँ वंश की स्थापना कर दी। लेकिन कुछ क्या बताते हैं भाई कि ये जो खिलजी है ना, ये खिलजी कहाँ थे, ये अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान के अंदर क्या है, अफगानिस्तान के अंदर है ना एक खिलजी एक स्थान आता है, ठीक है, जिसको क्या है कि खल्ज भी बोला जाता है। खल्ज एक स्थान है, एक जाति के रूप में भी मानी जाती है वो, ठीक है। खल्ज स्थान से आए हैं, कहाँ, अफगानिस्तान। तो कुछ तो क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ इतिहासकारों ने तो कहा कि ये 64 जाति थी, कहाँ पर, तुर्किस्तान के अंदर या तुर्की के अंदर, उनमें से एक जाति है ये कौन सी, खिलजी। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, अफगानिस्तान का एक एरिया है जिसको किस नाम से जाना जाता है, खल्ज नाम से जाना जाता है। और इनके यानी कि खिलजी के जो फिरोज खिलजी है, इसके पूर्वज क्या है कि वहां से यहाँ पर आ गए और फिर यहाँ क्या है इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। तो लेकिन खिलजी जो खल्ज है ना, ये खल्ज शब्द का अर्थ क्या होता है, अफगान भाषा के अंदर खल्ज का मतलब होता है भाई क्या, अफगान भाषा में क्या बोलते हैं कि वह एरिया जो ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, यानी कि गर्म जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अफगान भाषा में क्या कहा जाता है, खल्ज बोला जाता है। और वहाँ पर ये लोग रहते थे, इस कारण से इनका नाम क्या रख दिया गया, खिलजी रख दिया गया, ठीक है। और कुछ क्या बताते हैं कि ये क्या थे भाई, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर ही है ना, अफगानिस्तान के अंदर एक नदी घाटी क्षेत्र है, कौन सा, हेलमंद नदी घाटी क्षेत्र है ना, वहाँ पर निवास करते थे कौन, खिलजी। और वहां से क्या है ये कहां पर आ गए, भारत के अंदर आए और अपनी क्या है इन्होंने शासन सत्ता स्थापित कर ली। कहने का मतलब क्या है कि इनके यानी कि वंश के बारे में काफी मतभेद हैं, काफी यानी कि क्या बताया जाता है कि ये कोई तो बोलता है कि ये अफगानिस्तान के अंदर हेलमंद घाटी से आए थे, कोई बता रहा है कि तुर्की के अंदर 64 जो जाति थी वहां के उनमें से एक जाति मानी जाती है। और कुछ के द्वारा बताया जाता है कि इनके पूर्वज क्या है कि जो अफगानिस्तान में खल्ज वाला एरिया था, गर्म एरिया था, वहां रहते थे और वहां से इनका नाम क्या रखा गया था, खिलजी रखा गया था। तो इस कारण से क्या है इनके अंदर क्या पाया जाता है, मतभेद पाया जाता है भाई। अब देखिए जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा कब, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठता है 1290 के अंदर। 1290 में क्या है ये गद्दी पर बैठा, ठीक है, 1290 ईस्वी में। और इसने क्या कर लिया, इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया भाई। गद्दी पर जैसे ही बैठा तो गद्दी के ऊपर बैठने के बाद क्या किया जाता है, राज्य अभिषेक करवाया जाता है। तो इसने अपना राज्य अभिषेक कहाँ पर करवाया, किलाखोरी के अंदर इसने क्या किया, अपना राज्य अभिषेक करवाया। ये किलाखोरी स्थान कहाँ पर आता है, ये दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही किलाखोरी नामक स्थान है, वहां पर इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया। और राज्य अभिषेक यहाँ करवाया है तो इसने अपनी राजधानी भी किसको बनाया है, इसी को ही बना लिया, क्या, किलाखोरी को ही अपनी राजधानी बनाया। किलाखोरी के अंदर ही इसने क्या किया, अपना राज्य अभिषेक करवाया। कब गद्दी पर बैठा, 1290
में क्या है, ये गद्दी पर बैठा। किसको अपदस्थ करके? कैमूर्स यानी कि गुलाम वंश के अंतिम शासक को हटा करके। अब इसके बाद देखिए, यानी कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठा ना, तो अगले ही साल, कब? 1291, इसके शासनकाल के अंदर है ना 3 क्या है कि भाई मतलब विद्रोह होंगे। एक चीज और देखिए इसकी, यानी कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो ये क्या है कि गुलाम वंश में दरबार में तो पहले से ही था, बलबन के शासनकाल से ही दरबार के अंदर चला आ रहा था। इस कारण से इसको यानी कि वो सारी बातें पता थी कि अगर शासन सत्ता को अगर चलाना है या राजा को मतलब राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, जनता के हित में सोचना पड़ेगा। अगर जनता को अपने प्रति विश्वसनीय बना लिया ना तो आप काफी समय तक क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। इस कारण से इसने क्या किया, जैसे ही ये 1290 में गद्दी पर बैठा, इसने 2 परंपराओं का त्याग किया। 2 परंपराएं कौन कौन सी इसने त्याग दी भाई? एक तो यानी कि बलबन ने नीति अपना रखी थी ना, कौन सी? लौह एवं रक्त। लौह एवं रक्त की जो नीति थी इसको क्या कर दिया, इसने त्याग दिया था। ठीक है। और दूसरा इसने क्या कार्य किया, यानी कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठा इसने उदार नीति, इसके स्थान पर तो क्या कर लिया, उदार नीति को अपना लिया। और दूसरा इसने खास कार्य क्या किया था, इसने यानी कि इसका अगर कोई शत्रु भी होता था ना, उस शत्रु को भी क्या है ये माफ कर देता और उसको क्या है अपने दरबार के अंदर उच्चा पद प्राप्त करता। ऐसा क्यों किया इसने सोचा, या इसने इसलिए ऐसा इसलिए किया था क्योंकि क्या है, यानी कि किसी भी शत्रु को भी अगर अपने प्रति दया भाव रखवाना है या अपने प्रति यानी कि हमदर्दी जतवानी है ना, तो क्या करो, उसको माफ कर दो और अपने दरबार के अंदर उसको आमंत्रित कर दो। इससे क्या है कि लोग, जनता भी उसके प्रति क्या होगी, वफादार होगी और जनता उसका क्या है हमेशा समर्थन करेगी। इस कारण से इसने दोनों परंपराएं या 2 कार्य किए थे। एक तो क्या है, इस परंपरा को त्याग करके कौन सी लोहा एवं रक्त नीति को हटा करके क्या कर दिया, उदार नीति अपना लिया। और दूसरा अपने शत्रुओं को भी अपने दरबार में क्या करना शुरू कर दिया, ऊंचा पद देना शुरू कर दिया। इस बात का हमें कैसे पता चला, इसके 2 विद्रोह है ना, 2 व्यक्तियों ने क्या है ये इसके प्रति विद्रोह किए थे। एक का तो नाम आता है फखरुद्दीन। ठीक है, फखरुद्दीन था, इसने विद्रोह किया था। और एक का नाम आता है मल्लू खां। इन दोनों ने क्या है यानी कि किसके खिलाफ में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ में विद्रोह किए थे। और उनको इसने क्या कर दिया, अपनी उदार नीति के आधार पर उनको माफ किया। और माफ करने के बाद इसने क्या कर दिया, यानी कि जो फखरुद्दीन था ना, इसको तो क्या बना दिया, यानी कि कोतवाल बना दिया भाई। ठीक है, अपने दरबार के अंदर कोतवाल बना दिया। और मल्लुक खां को क्या कर दिया, अवध का क्या बना दिया, इसको इख्तेदार, अवध का इख्तेदार स्थापित कर दिया। इस बात से हमें पता चलता है कि मतलब जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने क्या है कि अपने विरोधी या शत्रु के प्रति भी दया भाव रखा और उनको भी अपने दरबार में उच्च पद देने क्या है शुरू कर दिए थे। इस कारण से अब इसके टाइम काल में है ना, फिरोज खिलजी है, इसके टाइम के अंदर क्या है कि 3 विद्रोह की बात आती है। 3 विद्रोह हुए थे। 3 विद्रोह कौन कौन से हुए थे? सबसे पहले 1291 के अंदर, ठीक है। और 1291 में जो विद्रोह हुआ था ना, ये विद्रोह किसने किया था भाई? देखिए, बलबन का एक भतीजा आता है, बलबन, और बलबन के भतीजे का नाम क्या है? बलबन के भतीजे का नाम है छज्जू मलिक। इसने क्या किया, ये वैसे तो इसके दरबार में ही था, ठीक है, और इसके दरबार में भी था, लेकिन ये इख्तेदार बना रखा था। कहाँ का इख्तेदार था ये छज्जू मलिक? ये मणिकपुर है ना, इलाहाबाद के अंदर, यूपी के अंदर स्थान आता है। इस मणिकपुर का क्या था, ये सूबेदार था भाई। लेकिन इसने क्या कर दिया, छज्जू मलिक ने इसके फिरोज खिलजी के विरोध में क्या है विद्रोह शुरू कर दिया और स्वयं को क्या है कि सुल्तान घोषित कर दिया था। इस कारण से इसको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और इसको गिरफ्तार करने में सबसे ज्यादा जो सहयोग दिया था ना, तो वो सहयोग देने वाले कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी है, इसका भतीजा आता है और इसके भतीजे का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है कि काफ़ी सहयोग किया था किसको पकड़ने में, इस छज्जू मलिक को पकड़ने में। और छज्जू मलिक को क्या है कि बाद में इसने अपनी उदार नीति के आधार पर इसको माफ़ भी कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया, यानी कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी था ना, ये क्या बन गया, इसका विश्वसनीय व्यक्ति बन गया, विश्वसनीय पात्र एक मतलब व्यक्ति बन गया था। और इस कारण से इसने क्या कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी ने इस अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ का, इस मणिकपुर का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया, ठीक है। कब बनाया भाई सूबेदार इसको, 1291 में। और 1291 में इसको सूबेदार भी बना दिया और साथ में क्या किया, इसने अपनी बेटी की शादी कर दी, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह किया। और पुत्री का विवाह किसके साथ में, अपने ही भतीजे कौन, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कर दिया। यानी कि एक तरफ तो क्या कर लिया, अपना दामाद बना लिया, और दूसरा क्या है, इसको कहाँ का, मणिकपुर का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। इस तरह से क्या है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसके क्या हो गए, दामाद भी हैं और भतीजा भी है। आगे जाकर के कौन, यही क्या करेगा, इसकी हत्या करेगा, किसकी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। कौन भाई, अलाउद्दीन खिलजी। एक तो क्या था, ये विद्रोह हुआ था यानी कि 1291 के अंदर, और ये करने वाला कौन था, छज्जू मलिक था। और छज्जू मलिक को बाद में इसने क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। फिर आगे जाकर के विद्रोह कब हुआ, 1292 के अंदर, ठीक है। कब है भाई, 1292। 1292 के अंदर किस प्रकार का विद्रोह हुआ, कैसा, ये इसने शुरू किया था, किसने, फिरोज खिलजी ने। फिरोज खिलजी ने किसके खिलाफ में भाई, रणथंबोर, रणथंबोर के खिलाफ में क्या है, इसने विद्रोह शुरू कर दिया, रणथंबोर विजय अभियान शुरू कर दिया, जिसको क्या कहा जाता है, झाइन युद्ध भी बोला जाता है, झाइन युद्ध भी कहा जाता है भाई, किसको, रणथंबोर विजय अभियान को। अब इस रणथंबोर का है ना शासक कौन था, यहाँ पर राणा थे, राणा हमीर देव। रणथंबोर के इस टाइम पर जब इसने विद्रोह किया था 1292 में, तो इसका शासक कौन था, इसके शासक आते हैं राणा हमीर देव, राणा हमीर देव। और राणा हमीर देव चौहान ये क्या है, इसके शासक थे। इसने क्यों किया भाई रणथंबोर के ऊपर ये आक्रमण, क्योंकि इसको क्या लगा, यानी कि जो फिरोज खिलजी है इसको शंका हो गई, इसको संदेह हो गया कि ये जो है ना कौन, रणथंबोर के अंदर राजा हमीर देव चौहान के जो भी सेनापति हैं या भी जो भी जनता है वो क्या कर रही है, यानी कि यहाँ के जो राजपूत शासक है ना वो सारे षड्यंत्र बना रहे हैं, किसके खिलाफ में, इस दिल्ली के खिलाफ में गुटबंदी शुरू कर रहे हैं। इस कारण से इसने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या नहीं हुआ, ये जीत नहीं पाया, क्या हो गई, फिरोज खिलजी की हार हो गई। अब हारने के बाद सीधा सा दिखाई देता है, इसने अपनी जनता को कहा कि हमारे पास तो क्या है, यानी कि दिल्ली का इतना बड़ा साम्राज्य है, इस छोटे से साम्राज्य को जीत करके हम क्या करेंगे, ये तो मैंने ऐसे ही क्या है इसके ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। लेकिन क्या था, सच्चाई ये थी कि इस युद्ध के अंदर इसकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी। अब इसके बाद क्या है, आगे जाकर के कब, 1296 में, ठीक है। 1296 में क्या आता है, इससे पहले एक और चीज भी आती है भाई, मंगोलों ने क्या किया था, मंगोलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 1292 में ही, उन्होंने क्या है आक्रमण किया था। 1292 के अंदर भारत के ऊपर क्या है कि मंगोली आक्रमण हुए थे। इन मंगोलों ने आक्रमण है ना वैसे तो गुलाम वंश के अंदर भी किए थे, ये भी ध्यान रखना, लेकिन खिलजी वंश के अंदर मंगोलों ने आक्रमण किसके टाइम में किए थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में किए थे। अब मंगोलों को, अब इस आक्रमण में क्या है, किसकी जीत हुई थी, फिरोज खिलजी की क्या है, जीत हुई थी। इन्होंने जितने भी आक्रमण किए ना वो सारे मंगोली क्या है, इसमें क्या हो गए, असफल हो गए। और यहाँ पर भी इसने, फिरोज खिलजी ने अपनी उदार नीति को अपनाया, ये हार गए थे मंगोली भाई, और हारने के बाद भी इसने क्या कर दिया, अपनी दिल्ली के अंदर इनको क्या दी, शरण दी कि आप हमारे इस दिल्ली वाले साम्राज्य के पास में क्या कर लो, निवास कर लो या अपना कोई भी स्थान स्थापित कर लो। इस कारण से क्या है, दिल्ली के अंदर आगे जाकर के जहां पर ये बसे थे ना वो किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया, वर्तमान में आता भी है भाई ये मंगोलपुरी, ठीक है। मंगोलपुरी जो प्रसिद्ध है, मंगोलपुरी जो स्थान बसा था ना वो स्थान किसके कारण से बसा था, मंगोलों के कारण से बसा था। और इसको बसाने वाले कौन थे, फिरोज खिलजी थे। दिल्ली के अंदर ही आता है ये वाला एरिया भी, ठीक है। अब देखिए 12 ये जो रणथंबोर अभियान था इसके अंदर तो इसकी हार हुई थी, लेकिन मंगोल आक्रमण के अंदर किसकी जीत हुई थी, फिरोज खिलजी की क्या है, जीत हुई थी। अब
अब आगे जा करके क्या है, यानी कि अब मंगोलियों में है ना एक व्यक्ति, एक सेनापति था भाई, मंगोली सेनापति का नाम आता है उलुग खां, उलुग खां। और इस उलुग खां के साथ में इसने क्या है, अपनी बेटी का क्या कर दिया था, विवाह किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित किसके साथ में, एक तो अपने भतीजे के साथ में अपने बेटी का विवाह किया है, और एक किसका, मंगोली सेनापति आता है कौन, उलुग खां, इसके साथ में भी इसने क्या है, अपनी बेटी की शादी की है। अब इसके बाद देखिए 1296 में क्या हुआ, 1296 के अंदर है ना, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय अभियान शुरू कर दिया। किसके टाइम पीरियड में, फिरोज खिलजी के टाइम पीरियड में ही, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है कि फिरोज खिलजी से बिना पूछे ही क्या है कि दक्षिण विजय अभियान शुरू कर दिया। और संयोग क्या हुआ कि इस अभियान के अंदर इसने क्या, कौन सा स्थान आता है, देवगिरी, देवगिरी के ऊपर इसने क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया था, ये आक्रमण करने वाला तो है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन किसके टाइम में किया था, ये टाइम पीरियड किसका आता है, फिरोज खिलजी के, ठीक है। अब इसमें क्या है कि संयोग से क्या हो गए, अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो गई, लेकिन बिना पूछे आक्रमण किया था, इस कारण से फिरोज खिलजी क्या है, इससे नाराज थे। अब दोबारा से, अब इस मतलब इस आक्रमण के अंदर है ना, अलाउद्दीन काफी धन दौलत सोना लूट करके लेके आया था, लेकिन फिर भी क्या है कि फिरोज खिलजी इससे क्या नहीं हुए थे, खुश नहीं हुए थे। क्यों भाई, क्योंकि इसने बिना पूछे क्या किया था, आक्रमण किया था, इस कारण से। लेकिन फिर आगे जा करके इसने दोबारा से क्या किया, 1296 में ही, या ये तो देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया था, फिर देवगिरी का एक शासक आता है और उस शासक का नाम है रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। इस रामचंद्र देव के खिलाफ में क्या है, आक्रमण शुरू कर दिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसी टाइम पर ही पहले तो देवगिरी को जीता और फिर देवगिरी का शासक कौन, रामचंद्र देव, उसके खिलाफ में क्या है, इसने आक्रमण कर दिया। और इसको भी, इसमें भी क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो गई, और जीतने के बाद यहाँ से काफी धन दौलत लूट करके लेके आया, कहाँ, दिल्ली के अंदर। लेकिन जैसे ही दिल्ली के अंदर ये लेके आया तो इसने क्या है, यानी कि राजा के सामने ये गया, तो राजा इन दोनों घटनाओं से काफी क्या थे, असंतुष्ट थे, नाराज थे। किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अब अलाउद्दीन खिलजी के मन में है ना लालच पैदा हो गया, लोभ पैदा हो गया। क्यों, क्योंकि भाई उसके पास में काफी धन दौलत आ गई थी, इस कारण से। अब उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना इस गद्दी को भी हासिल कर लूं, इस कारण से इसने एक षड्यंत्र रचा। और उस षड्यंत्र इसने किस प्रकार से रचा, इसने क्या किया, यानी कि ये गलती, ठीक है, गलती क्षमा मांगने के लिए किसके दरबार में चला गया, फिरोज खिलजी के दरबार में गया। और फिरोज खिलजी के सामने वो सारा सामान, यानी कि धन दौलत थी, वो सारी रख दी और उससे क्या है कि अपनी माफी मांगना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस षड्यंत्र के अंदर ही इसका एक विश्वसनीय व्यक्ति आता है। किसका है वो, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का एक विश्वसनीय सेनापति है और उसका नाम है क्या भाई, इख्तियार, 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 ठीक है, इख्तियार थे। इख्तियार हादी ने क्या किया, इसका काफी सहयोग किया था। मतलब उसने षड्यंत्र के द्वारा उसने तो माफी मांगना शुरू किया और पीछे से किसने, इस इख्तियार नामक सेनापति ने क्या है, जलालुद्दीन फिरोज की क्या कर दिया, यानी कि हत्या कर दी। तो षड्यंत्र के द्वारा हत्या करवा दी गई किसकी, फिरोज खिलजी की। ठीक है, किसके द्वारा हत्या करवाई गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या करवाई थी। अब अलाउद्दीन खिलजी की जैसे ही, यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन है ना, मतलब इसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया था, उससे पहले उसी टाइम पर ही, यानी कि जिस टाइम पर उसका क्या किया था, जो यानी कि उसकी हत्या की गई थी, उसी जगह पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया, अपना राज्य अभिषेक करवा लिया और उसके बाद उसका क्या किया था, अंतिम संस्कार, मतलब भाई उसको दफनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। तो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने
षड्यंत्र के द्वारा किसकी 1296 के अंदर और 1296 में किसकी फिरोज खिलजी की हत्या करवा दी और फिर गद्दी पर बैठ गया कौन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा कब 1296 में और कब तक रहेगा ये 1316 तक रहेगा और 1316 के बाद यानी कि 1320 तक आगे इसका उत्तराधिकारी बनेगा और 1320 के बाद में फिर अगला वंश आएगा कौन सा तुगलक वंश। तो ये सारी बातें है ना पेपर की दृष्टि से क्या है इंपॉर्टेंट है और इन उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसको एक या दो बार देखोगे तो ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें भाई और लाइक वाले बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुँचती रहे और हमें भी इससे मोटिवेट मिलता रहे। इसके लिए हम और आपके लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें। थैंक यू भाई।